Hello students. Now that the rains have actually halted our classes, but syllabus हमारा बहुत बाकी है, so I thought that it's better कि हम लोग हमारे जो cash flow statement के questions है उसका discussion चालू रखें. That's why I thought that इसको मैं video lesson के form में आपके सामने solution जो है वो बनाऊंगा. I would advise you to first solve these questions on your own, and अगर फिर भी doubt रहता है तो इस video की तरफ आइएगा. I'll put the final solution of these questions as an image in your group as well. But if you feel that you need a detailed explanation, a step-by-step explanation, then probably this video can be useful for you. Alright, so I think हमें last class में जो है वो question number 48 तक का चर्चा हमारा हुआ था, and 49 and onwards is something which is pending. तो 49 question को जो है वो साथ में go through करते हैं. तो we have our balance sheet in front of us, and balance sheet के नीचे हमारे पास कुछ adjustment भी given है. एडजस्टमेंट्स को अगर हम देखेंगे तो हमें रियलाइज होगा कि हमने साल के दौरान एक पर्टिकुलर मशीनरी जो है इसको सेल किया है, तो हमें मशीनरी का अलग से लेजर बनाना पड़ेगा. Similarly, during the year, non-current investments costing 80,000 were sold at a profit of 16, which means that we will also have to make a ledger for our investments. Lastly, debentures were issued on 31st of March 2023, मतलब साल के आखिरी दिन पे हम लोगों ने जो है वो डिबेंचर्स इशू किए हैं. अगर आखिरी दिन पे किए होंगे इसका इम्प्लीकेशन आएगा इंटरेस्ट के अमाउंट पे, विच मीन्स दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑन द ओपनिंग वैल्यू. अगर बैलेंस शीट पे हम देखने जाएं तो 10% डिबेंचर्स की जो 2 लाख की वैल्यू है, हम 2 लाख पे 10% पे करेंगे एज इंटरेस्ट, नॉट ऑन द वैल्यू ऑफ 3,20,000. आई होप ये चीजें बेसिक एडजस्टमेंट हमें क्लियर हो रही है. अब हम लोग हमारे फॉर्मेट के अंदर आ जाते हैं एंड एक एक करके सारी चीजें जैसे हमने क्लास में भी किया था उसी पैटर्न में यहाँ पे चलेंगे. सबसे पहले देखेंगे शेयर कैपिटल की तरफ. तो शेयर कैपिटल अगर आप देखोगे तो 16 लाख क्लोजिंग है, 12 लाख ओपनिंग है, मतलब हम लोगों ने 22 से 23 आते आते जो 4 लाख का जो डिफरेंस आ रहा है, इतने प्रपोर्शन से न्यू शेयर्स इशू किए होंगे. तो पहले उसकी एंट्री कर देते हैं. सो लेट्स जस्ट मेक अ बेसिक फॉर्मेट. कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, cash flow from investing activities, cash flow from financing activities. अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले लिख देंगे हम लोग इशू ऑफ शेयर कैपिटल. 4 लाख का जो इशू किया था वो हो जाएगा. रिजर्व इन सरप्लस में नोट नंबर 1 गिवन है, तो नोट नंबर 1 की तरफ जाके पढ़ते हैं. हमें ये रियलाइज हो रहा है कि हमारा जनरल रिजर्व बढ़ रहा है और हमारा सरप्लस अंदर इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम. अब एक चीज ध्यान रखिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम का मतलब होता है कि जब भी आप शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करते हैं तो उसको इशू करते वक्त अगर आपको फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा मिला है, आपने रिसीव किया है, तब जाके सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा बढ़ता है. अगर हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम बढ़ा है मतलब या तो शेयर इशू करते वक्त या तो डिबेंचर्स इशू करते वक्त हमने 20,000 एक्स्ट्रा रिसीव किए होंगे. ये पैसा हमारे पास आया है एज ए रिजल्ट ऑफ अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इंक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही रिकॉर्ड करेंगे. अब जनरल रिजर्व एंड सरप्लस का जो हमारा नोट है, इट पर्टेन्स टू योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो उसको हम लोग ऑपरेटिंग में रिकॉर्ड करते हैं. सरप्लस में करते हैं कि हम लोग क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करने से हमें पता चलेगा कि भाई 1,40,000 जो है वो हमारा सरप्लस बैलेंस है. इसमें हमने जनरल रिजर्व में भी कुछ अमाउंट ट्रांसफर किया है 60,000, उसको ऐड कर देते हैं. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 60,000. अब इसके साथ साथ हमने बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कंप्लीट कर दिया और रिजर्व में सरप्लस कंप्लीट कर दिया. अब आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग वाले नेचर में 10% डिबेंचर्स की बात है. 10% डिबेंचर्स का जो इंक्रीज है वैल्यू वो 1,20,000 का है. इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएंगे. इशू ऑफ डिबेंचर्स, वैल्यू है 1,20,000. अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की भी इफेक्ट हमें देनी पड़ेगी. अब जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की बात करते हैं, इट इज अगेन अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बट उसका इफेक्ट हमें प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखता है. तो ये हम लोग क्या करेंगे, जस्ट नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर एडजस्ट करेंगे इसको.
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 2 लाख पे 10% है 20,000। ये इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, तो डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट जो पे किया हुआ हमने है वो नेगेटिव आइटम की तरह दिखाएंगे फाइनेंसिंग में, क्योंकि इससे बिजनेस के अंदर कैश आउटफ्लो हुआ है। बोरोड बाय शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक लोन जो है 1,10,000 ओपनिंग था, क्लोजिंग 80,000 है, मतलब साल में हमने 30,000 रीपे किया होगा, वो भी फाइनेंसिंग में लिखते हैं 30,000। ट्रेड पेएबल जो है उसकी वैल्यू हमारी घट रही है, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट होता है। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम लोग क्या करते हैं, ऐड इंक्रीज इन सीएल एंड डिक्रीज इन सीए। सिमिलरली लेस क्या करना होता है, डिक्रीज इन सीएल एंड इंक्रीज इन सीए। ट्रेड पेएबल्स की वैल्यू हमारी घट रही है, तो ऐड करेंगे हम लोग, सॉरी ट्रेड पेएबल इज लायबिलिटी, लायबिलिटी घट रहा है तो लेस साइड जाएगा। 30,000 से डिफरेंस है, -30,000 लिखते हैं हमने। लायबिलिटी साइड हमारा पूरा खत्म हो चुका है। नाउ वी कैन टेक अ लुक एट द एसेट साइड। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहीं पे भी प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी, तो अगर प्रोविजन फॉर टैक्स से कोई इन्फो हमें गिवन नहीं है तो हम लोग ऊपर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लिख सकते हैं, जो कि 2 लाख हो जाएगा। अब आ जाते हैं असेट साइड पे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में नोट नंबर 2 देखेंगे तो हमें यहाँ पे मशीनरी आ जाएगा। मशीनरी के लिए हमारे नीचे एडजस्टमेंट भी गिवन है, तो पहले तो वो एडजस्टमेंट का काम जो है वो फिनिश करते हैं सबसे पहले। तो लेजर अकाउंट हमारा जो है वो बना लेते हैं, फॉर्मेट में ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अगर हम देखेंगे तो हमारी मशीनरी का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 14 लाख है, तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड पे जाके लिख देंगे टू बैलेंस नोट डाउन 14 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 21,40,000। सिमिलरली हमारा अक्यूमुलेटेड डेप्री का भी जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है वो नीचे लिख देते हैं बाय बैलेंस नोट डाउन 1,90,000, बैलेंस कैरिड डाउन 2,40,000। अब बोला है ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 1,40,000 ऑन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,10,000, तो 1,40 पे 1,10 तक का आज तक डेप्रिसिएशन लगा था, तो वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम लोग मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके सेकंड इफेक्ट मशीनरी अकाउंट पे, अब उन्होंने बोला है कि 140 पे 110 डेप्री लगाया, मतलब बुक वैल्यू इस पर्टिकुलर एसेट की होगी 30,000। 30,000 की चीज हम बेच रहे हैं 20,000 में, तो बाय बैंक जब करेंगे 20,000, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब जो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट है वो 10,000 हो जाएगा। तो जब ये हम लोग करते हैं तो टोटल अगर हम देखने जाएंगे तो 22,80,000 होना चाहिए दोनों तरफ। तो बैलेंसिंग फिगर जो हमारी आएगी वो आएगी 22,80 माइनस 14,00,000 8,80,000। ये हमने इस साल क्या करा होगा, परचेज करा होगा। जो हमने परचेज किया है ये हमारे लिए एक आउटफ्लो है, जो हम लोगों ने सेल किया है वो हमारे लिए एक इनफ्लो है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है दैट इज बेसिकली गोइंग टू गिव अस लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। ठीक है, अक्यूमुलेटेड डेप्री को भी इसी तरीके से बैलेंस आउट कर देते हैं। तो 350 डेबिट साइड का टोटल आ रहा है, यही टोटल यहाँ पे भी आना चाहिए। इस टोटल को लाने के लिए हमें साल में 1,60,000 का डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, ये भी हमारे लिए नॉन कैश एक्सपेंस है। तो अपने जो 2 लेजर्स बना दिए, उन 2 लेजर्स का हमें रिस्पेक्टिवली कैश फ्लो में पोस्टिंग करना पड़ेगा फॉर डिफरेंट आइटम्स। एक एक करके हर एक आइटम को जो है वो स्टडी करके लिखते हैं। पहले मशीनरी की सारी आइटम्स लिख देते हैं। मशीनरी में 3 चीजें हैं, 2 इन्वेस्टिंग में और 1 ऑपरेटिंग में। तो ऑपरेटिंग में आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले। ऑपरेटिंग में यहाँ लिख देते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, 10,000 का नुकसान हुआ था। इन्वेस्टिंग में आ जाते हैं,
सेल ऑफ मशीनरी, सेल करने से कैश इनफ्लो आया था 20,000 प्लस। परचेज ऑफ मशीनरी अगर हम देखने जाएं तो 880 का हमने परचेज किया था, तो माइनस साइड जाएगा, -880। अब उसके बाद हम लोगों ने अक्यूमुलेटेड डेप्रीमेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट किया था, वो 1,60,000 था, तो वो भी ऑपरेटिंग में लिख देते हैं। 1,60,000 ऑलराइट। तो मशीनरी से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन थे वो हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए हैं। तो इसके अलावा क्या है देखते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोला गया है आफ्टर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हमारे पास यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो उसका भी लेजर बना देना हमारे लिए सही रहेगा। तो लेजर के फॉर्मेट में आ जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस इसका डेबिट साइड रहेगा। ओपनिंग बैलेंस इसका निकल के आ रहा है हमारे लिए 2 लाख। क्लोजिंग बैलेंस है 2,70,000। एडजस्टमेंट से नीचे बोला गया है कि हमने साल में इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग 80,000 वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 16, मतलब 80 की चीज 96 में बेची होगी। तो जब बेची होगी तो यहाँ पे बाय बैंक आया होगा 96। और यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस जो गेन होगा हमारा वो रिकॉर्ड होगा 16,000। तो इस लॉजिक से अगर हम लोग देखने जाए तो इसका क्रेडिट साइड का टोटल 366 आता है। ये सेम टोटल डेबिट साइड पे भी आना चाहिए। अब ये टोटल लाने के लिए एक बैलेंसिंग फिगर हमें लानी पड़ेगी। 366 में से हम लोग 2 लाख और 16,000 माइनस करते हैं तो 150 आएगा। तो ये हमने नए इन्वेस्टमेंट इस साल परचेज किए होंगे। सेल भी रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट भी रिकॉर्ड होगा और परचेज भी रिकॉर्ड होगा। सेल और परचेज इन्वेस्टिंग में रिकॉर्ड होगा, और गेन ऑन सेल जो है वो ऑपरेटिंग में माइनस होगा। तो ऑपरेटिंग में से पहले माइनस कर देते हैं। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है हमारी वो है 16,000 की। 174 यहाँ पे आ जाएगा। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये फाइनेंसिंग वाले को थोड़ा नीचे दे देते हैं। सेल हमने की थी 96 की, और परचेज हमने की है 1,50,000 की। सेल में प्लस होगा और परचेज में माइनस होगा। तो इसके साथ हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो भी क्लोज डाउन हो जाता है। क्वेश्चन में देख लेते हैं और क्या है। बियॉन्ड दिस वी हैव आवर करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे जाने वाला है। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू जो हमारी घट रही है, तो हम लोग ट्रेड रिसीवेबल को एनीवेज लिखते हैं कहाँ पे है, अपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के ऊपर, सॉरी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। यहाँ लिख देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो 374 हो जाएगा। इसमें ये ऐड और लेस करने का रहता है। क्या हो रहा है भाई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का कैश एंड कैश हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू घट रही है तो लेस करेंगे। तो ऐड को हटा ही देते हैं ना, ऊपर ले जाते हैं। 4 लाख से 180 हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। डिफरेंस जो हमारा है वो आएगा 220 का। 220 यहाँ लगा देते हैं।
cash flow from operations 564. टैक्स वैक्स का तो कोई चक्कर है नहीं अपना, 564 आंसर का मैच भी कर रहा है। चलो तो ये बढ़िया है। अब इन्वेस्टिंग भी देख लेते, टोटल 914 आउटफ्लो, यहाँ पे भी कैश यूज 914, गुड। हेडिंग लगा देते हैं यहाँ पे बाजू में, नेट कैश यूज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये भी 490 है, ये भी 490, बढ़िया चीज है। नेट कैश फ्लो एक्टिविटी, इसको एक करके देते हैं। नेट इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें ए प्लस बी प्लस सी होता है, तो 564 प्लस 914 प्लस 490, 1,40,000 से नेट इंक्रीज। ऐड करते ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में अपने पास क्या क्या है? कैश है, बैंक है, करंट इन्वेस्टमेंट है। कैश की वैल्यू 30, एक 10 31 और करंट इन्वेस्टमेंट 80। 3 20 कर सकते हैं, थोड़ा ऐड कर दें ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मिलेगा क्या हमें? क्लोजिंग बैलेंस और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें भी हमारे पास यही सेम चीज़ है, तो बैलेंस एक यहाँ पे लिख देते हैं। परफेक्ट, तो टैली भी हो रहा है, जो अपन ने किया है वो एकदम बराबर है। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है इसका वीडियो तो मैंने बना ही दिया है, प्लस इसका सोल्यूशन जो होगा, सोल्यूशन भी आपके ग्रुप के ऊपर में एज फोटो डाल दूंगा। तो अगर आ रहा है तो बढ़िया, खुद से कीजिएगा, नहीं आ रहा है तो ये वीडियो है ही आपके पास। ऑलराइट, तो हो गया क्वेश्चन 49। वैसे 50 51 52 तीनों के बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, जितने आज बनते उतने आज ठीक, बाकी क्लास में करेंगे। इस वीडियो को इधर ही पॉज करते हैं। ओके।